नमस्कार दोस्तों, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। अब हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आ जाते हैं और अपने क्लास के लड़कों के साथ भी बातचीत करेंगे जो ऑफलाइन है क्लास में, और आप भी साथ-साथ जो है हमारे इस लेक्चर का लाभ यूट्यूब पर ले पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा पीछे के इस चीज़ों को देखें कि पर्यावरण का लेक्चर जो आपका आईएएस यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस था, उसके 7 टॉपिक में एक है 60 घंटा हम लोग पढ़े। एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है और पैरेलल आपका दूसरा क्लास जनरल साइंस का चल रहा है, जिसमें लगभग हम लोग 70-80 घंटे पढ़ चुके हैं और अभी 40 घंटे और बाकी है। 110 घंटे आप जनरल साइंस पढ़ेंगे तो ये अपना 2 टॉपिक जाकर के पूरा होगा। अब आज से हम लोग भूगोल को पढ़ने जा रहे हैं। मेरा हमेशा यही मानना होता है कि आप कोई भी सिलेबस जब शुरू करिए तो सबसे पहले तो उसका बेसिक पता हो, जो आप पिछले साल एनसीईआरटी में पढ़े। पहले तो आपको एनसीईआरटी का बेसिक मालूम होना चाहिए। उसके बाद अब आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी का जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो उसके जनरल स्टडीज के भूगोल का पाठ्यक्रम क्या है, किस चीजों को हम लोग पढ़ने के लिए आगे जाएंगे। आज इसी पर आपको चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको यही समझना है इसमें कि यूपीएससी में तो केवल एक लाइन का लिखा हुआ सिलेबस है कि एक भारत का भौतिक और क्या कहते हैं आर्थिक भूगोल, अब विश्व का भौतिक और ये भूगोल। लेकिन उसके आधार पर हम कैसे समझेंगे कि भूगोल में हमको क्या-क्या पढ़ना है। एक दूसरा, आजकल आप लोग इमोशनली कोई विषय नहीं पढ़ते हैं कि हमको ये विषय अच्छा लग रहा है, कितना नंबर का पूछा जाएगा, तो हम इसके ऊपर उतना टाइम दें। तो पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने के पहले ये एक छोटा सा चीज आपको बता दें कि जब आप यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा देने जाएंगे प्रीलिम्स, तो भूगोल में ये नहीं कहा जा सकता है किसी विषय में कि 12 पूछेगा, औसत बोला जाता है कि कोई साल गिरेगा तो न्यूनतम इतना, अप होगा तो मैक्सिमम इतना। तो अगर एकदम सबसे कम प्रश्न अगर पूछेगा तो वो होगा 10। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप भूगोल अच्छा से कर लेते हैं तो आपका 20 मार्क्स तैयार हो जाता है। और अगर कोई साल ये पीक पर चला गया तो भी 14। कारण कि भूगोल और पर्यावरण ऐसे मिक्स है कि उसमें वो छटाई हो जाता है कि कुछ टीचर कहने लगेगा कि नहीं ये पर्यावरण में है, और कुछ टीचर कहने लगेगा ये भूगोल में। और ठीक उसी प्रकार भारत के भूगोल का कुछ पार्ट ऐसा है कि टीचर कहने लगेगा कि नहीं ये दूगो प्रश्न तो इकोनॉमिक्स का है, इंडस्ट्री का क्वेश्चन। तो इसीलिए आप वो फ्लक्चुएशन को छोड़ दीजिए। तो 28 मार्क, इसका मतलब ये है कि 20 और 28 मार्क के बीच हमको ये मदद करेगा प्रारंभिक परीक्षा। अब अभी हम लोग सिलेबस देखेंगे, लेकिन बोलचाल के भाषा में हम इसको 3 भाग में बांटते हैं। बोलचाल इसलिए कि भूगोल के ओरिजिनल वर्गीकरण में ये नहीं आता है। भौतिक भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। अगर हम लोग 10 को रेफरेंस लेकर के सोचें, 10 क्वेश्चन, तो हमेशा 6 प्रश्न भारत के भूगोल से आएगा। अब वही अगर 14 के रेफरेंस पर सोच लीजिएगा तो 8 आएगा, वही 60% रेशियो। भौतिक भूगोल से 3 आएगा और
एक प्रश्न जो है वो विश्व के भूगोल से आएगा। अगर आप इसको 10 क्वेश्चन को आधार मान करके परसेंटेज पूछ रहे हैं, 14 होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यही होगा क्वेश्चन। तो प्रारंभिक परीक्षा में कई लोग भूगोल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यार यार जाने दो, ये फिजिकल में इतना मगजमारी करेंगे, 4 गो प्रश्न आएगा, ये विश्व का भूगोल 2 गो क्वेश्चन के लिए पूरा पूरा ब्रह्मांड पढ़ के हम क्या करें। लेकिन जैसे ही आप मुख्य परीक्षा देने जाते हैं तो मुख्य परीक्षा का जनरल स्टडीज 1 जो है 250 मार्क का, इसमें जो भूगोल पूछा जाएगा वो न्यूनतम 80 और मैक्सिमम 110। एक्यूरेट कहा ही नहीं जा सकता है, कोई साल कोई पार्ट थोड़ा कम कोई ज्यादा। अब जरा सोच करके देखिए तो कि ये पेपर 1 में कितना बड़ा भूमिका ले लिया। माने ऐसे भी 3 पार्ट है तो 30% तो पूछा ही, ऐसे भी देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के अगर प्रीलिम्स का आपका मैनेजमेंट सही नहीं है भूगोल में, अगर आप उसको नंबर देख करके पढ़े कि 8 प्रश्न 10 प्रश्न, तो मैनेजमेंट बिगाड़ेगा मेंस में आपका। क्योंकि यहां पर मेंस में हम लोग हमेशा कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर विषयक जो है दृष्टिकोण। सवाल भौतिक भूगोल का है, उसमें जोड़ देगा भारत का भूगोल। मान लीजिए कि आपको पूछे कि ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता है या ज्वालामुखी क्या है, उसके प्रकार को बताएं। कहीं करंट में कोई देश में आया हुआ होगा, लिख देगा उसके संदर्भ में आप बताइए, ठीक है ना। भूकंप क्या है उस पर सब कुछ पूछा, अब भारत का कोई एक मतलब कि उदाहरण दे करके कह दिया, तो वहां अंतर विषयक है, इसलिए वहां आप नहीं कह पाएंगे कि ये विश्व से 2 ही आया और ये दूसरा। तो भूगोल आपको इसलिए बढ़िया से पढ़ना है। विश्व का भूगोल अगर आपका मजबूत नहीं है तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो आपका कोई काम का नहीं है। तो उसके लिए भी आप जो है विश्व का भूगोल पढ़ते हैं। और दूसरा, कुछ भी एनालाइज करना है वर्ल्ड के बारे में, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो या वर्ल्ड इकोनॉमी, वो आपको अटलांटिक महासागर देखने पड़ेगा अगर धंधा करना है तो, वो आपको जो है स्वेज नहर देखना ही पड़ेगा। तो भूगोल वहां भी मदद करता है। तो अब आइए हम लोग जाने कि भूगोल में हमको पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या कहता है। सबसे पहले अगर भूगोल के परिभाषा के हिसाब से आप देखिएगा तो भूगोल 2 ही प्रकार का माना जाता है। मतलब अगर कोई आदमी ये कहे कि हम एमए की ओर जा रहे हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं, उस व्यक्ति से अगर पूछिएगा तो वो यही कहेगा कि नहीं, एक है फिजिकल ज्योग्राफी और एक है ह्यूमन ज्योग्राफी। मनुष्य का पर्यावरण के साथ जो एक्टिविटीज है उसका जब हम अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। और जब हम प्राकृतिक चीजों का पृथ्वी पर अध्ययन करेंगे, पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर, पानी में, हवा में, कहीं भी, तो हम उसको कहेंगे भौतिक भूगोल। लेकिन जब हम सिलेबस के हिसाब से भूगोल का वर्णन करेंगे कि जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, वो तो ठीक है कि आपको कम से कम, हमको लगता है कि 60-65 घंटा तो एनसीईआरटी में भूगोल में पढ़ाए हैं, तो आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन मान लीजिए कोई लड़का समय का कमी हो, वो डायरेक्ट ही मान लीजिए यही तैयारी करना चाहता हो, तो उसको पॉकेट दिखाना पड़ता है कि देखो ये वाला चीज खत्म हो रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक को कहते हैं जनरल ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल। एक को कहते हैं भौतिक भूगोल, फिर कहते हैं विश्व का भूगोल, और फिर लास्ट में कहते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, भारत का। तो आज जो आप किसी भी का किताब लेकर आएंगे, प्रकाशन का, लेखक का, तो ये ध्यान रखिएगा
कि ये 4 भाग में हमको बांट लेना है, उनके किताब में टिक मार कर। लेकिन आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर पहले इस सामान्य भूगोल जान तो लें कि इसमें कौन कौन चैप्टर है तो हम टिक मारें। अगर हमको चैप्टरे नहीं मालूम है तो हम कहाँ टिक मारने जाएंगे कि ये जनरल ज्योग्राफी के अंदर आता है। तो देखिए, जैसा आपको हम पढ़ाएंगे उसी सीक्वेंस में आज आपको बताते जा रहे हैं। ये पहला चैप्टर, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में, यानी हमारे उनका योगदान ज्योग्राफरों का अपने अपने फील्ड में, जिनके कारण आज हम भूगोल को एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। तो इसी के अंदर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन समझिए थोड़ा सा यहाँ भी, तो सबसे पहले भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित करने में हम अगर भारत में हैं, इसके अंदर क्या पढ़ना होगा, भारत की भूमिका क्या है। तो भारत की भूमिका क्या है, तो हम सबसे पहले भारत के बारे में जब कहेंगे तो हमारे धर्म ग्रंथों में क्या है, वेद में ज्योग्राफी के बारे में क्या है, हमारे पुराण में क्या लिखा हुआ है, एक पार्ट होगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो फिर आर्यभट्ट आएंगे, उन्होंने भूगोल को उनके बारे में क्या कहा है, उन सब चीजों को इसके अंदर एक पार्ट के रूप में अध्ययन करेंगे भारत। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ग्रीस जो है वो भी ज्योग्राफी पर काफी काम किया है। तो ग्रीक ज्योग्राफर जो हैं, सबसे पहले तो उनका एक कवि था होमर, वो एक किताब लिखा था इलियड एंड ओडेसी। वो किताबे में कई ज्योग्राफी का वर्णन है। तो होमर कवि, अनेक्जिमेंडर के बारे में, इन लोगों ने क्या क्या थ्योरी दिया है वो हम लोग जानेंगे कि उसके कारण आज ये विषय भूगोल के रूप में आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब कहते हैं कि रोमन अंपायर, तो हमेशा जब कोई राजा बहुत तगड़ा होगा तो वो अपने यहाँ विद्वान रखेगा। तो रोमन अंपायर में रहने वाले कौन कौन ज्योग्राफर थे जिन्होंने भूगोल को जो है, जैसे स्ट्रेबो, तो उसने किस तरह से भूगोल के बारे में वर्णन किया, जिसके कारण आज हम इसको भूगोल के रूप में पढ़ रहे हैं। अब आइए, हम सब जानते हैं कि अरब चूंकि एक रेगिस्तानी प्रदेश है, तो उनको तो भूगोल का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। प्लस उनको पूरब भी आना है, पश्चिम भी आना है और उत्तर भी जाना है, दक्षिण थोड़ा समुद्र है। तो उनको जो है कई प्रकार के क्लाइमेट का सामना करना पड़ा होगा, जलवायु, आबो हवा। अचानक से कैस्पियन सागर देखा तो कुछ उस पर लिख देगा। तो जो अरबी ज्योग्राफर हैं, जैसे इब्ने हवक्कल, एक आध नाम अभी बता रहे हैं, उन लोगों ने क्या क्या सिद्धांत दिया है जिससे कि आज भूगोल हम एक डिसिप्लिन के रूप में पढ़ पाएंगे। तो हमको उनके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में जानते हैं कि जब वेस्टर्न यूरोप यानी फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल उपनिवेश बसाना शुरू करेगा, तो उससे ज्यादा भूगोल की जानकारी किसी को नहीं चाहिए। वो ठंडा प्रदेश से भारत में आके रहने लगेगा और यहाँ का ज्योग्राफी नहीं मालूम होगा, उसको ये पता ही नहीं होगा कि यहाँ के क्लाइमेट में हम कौन सा फसल उगवाएं जिससे कि हमको यूरोप के भी मार्केट में बेच लें, और नहीं तो यहाँ खा लेंगे गेहूं। तो क्या देख रहे हैं, उन उपनिवेशवाद को बचाने के लिए जो पश्चिमी यूरोप के ज्योग्राफर ने जो कुछ भी थ्योरी और सिद्धांत दिया, उसका भी अध्ययन हम लोग यहाँ करते हैं, जिसके कारण आज ज्योग्राफी एक ज्योग्राफी के रूप में। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि आज मान लीजिए अफ्रीकन यूनियन, तो अफ्रीकन यूनियन जो बना, तो अफ्रीका के लोगों को बाहर की जानकारी हुई और बाहरी लोगों को अफ्रीका की जानकारी हुई, तब भी ना आप उससे दोस्ती कर रहे हैं। तो अब लास्ट में हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे कि फलाना आदमी कालीकट बंदरगाह पर अगर आया था तो वो किस देश का था, उसका नाम क्या था,
और वो भारत का कौन सा जगह खोजा है। तो इसको कॉन्टिनेंट वाइज बांटेंगे कि एशिया वाला कौन जगह खोजा गया, खोजने का तो सब जगह खोजा गया। अरे आज के लिए जो इम्पोर्टेंट है, चीन में घुसने के लिए पहला जगह जियांगजी काओ, भारत में कालीकट, तो ऐसे करके ये आपको एक लिस्ट बताएंगे और उसको आपको याद करना पड़ेगा। जब इतना आप जानकारी ले लेंगे तब आपको भूगोल एक विषय के रूप में ये एक चैप्टर समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे भूगोल का अर्थ, महत्व, क्षेत्र और शाखा, मीनिंग, स्कोप, एरिया एंड ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। सबसे पहले हम लोग इसमें ये जानने की बात करेंगे कि भूगोल का अर्थ का मतलब परिभाषा क्या है। रटने वाला परिभाषा नहीं, समझने वाला परिभाषा। कि आज अगर किसी एक विद्यार्थी से पूछा जाए कि भूगोल किसको कहते हैं, ज्योग्राफी किसको कहते हैं, तो देखिएगा हड़बड़ी में कह देगा जमीन पर जो कुछ भी दिख रहा है उसका अध्ययन करना भूगोल। तुरंत आपके दिमाग में आएगा काहे, समुद्र में जो कुछ भी है उसका अध्ययन करना भूगोल नहीं है। तुरंत आपके दिमाग में आएगा हवा में जो कुछ है उसका अध्ययन कर रहे हैं वो भूगोल नहीं है। जमीन के अंदर जो कुछ है वो नहीं है। इसका मतलब कि आपको भूगोल का समझ नहीं है, आप या आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं ज्योग्राफी कहते किसको है। इसलिए आपको 4-5 लोगों का परिभाषा पहले बढ़िया से समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ज्योग्राफी का मतलब ये होता है, ताकि आप आगे पढ़ें तो आपको समझ में आए। अब ये क्षेत्र महत्व शाखा में सबसे पहले तो ये है कि हम ज्योग्राफी का अध्ययन क्यों करें, भूगोल हम क्यों पढ़ें। तो सबसे पहला बात वही है कि यहाँ उसका महत्व जाने। आपसे पूछेंगे तो आप सीधे कह देंगे नंबर आए इसलिए पढ़ें, तो ये बात तो नहीं है। ज्योग्राफी विषय का इंपॉर्टेंस क्या है ये हम लोग पहले जाने। और ज्योग्राफी के ब्रांच जो अभी आप देख रहे हैं ये नहीं, ये कि पहले तो भूगोल की दो ही शाखा है। भौतिक को हम कहेंगे प्राकृतिक भूगोल और इसको कहेंगे मानव भूगोल। यहां पर इस दो में जाएंगे, उसके बाद फिर जानेंगे प्राकृतिक भूगोल कहते किसको है, परिभाषा, और प्राकृतिक भूगोल के अंदर कौन कौन से ब्रांच आते हैं। जैसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओसेनोग्राफी, पेडोलॉजी, बायोज्योग्राफी। तो ये कहाँ रखते हैं हम लोग, तो ये रखते हैं हम लोग भूगोल के प्राकृतिक भूगोल की शाखा के अंदर। उसी तरह जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आर्थिक भूगोल क्या है, क्या कहते हैं, जनसंख्या भूगोल क्या है, राजनीतिक भूगोल क्या है, संसाधन भूगोल क्या है, वो हम लोग यहाँ अध्ययन करते हैं। तो ये चैप्टर हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। पीपीटी वाला क्लास कहाँ तक आएगा वो भी बता देंगे आपको। उसके बाद तो फिर अपने जैसे पढ़ते हैं किताब वाला वो पढ़ेंगे। फिर किसी भी जगह की जानकारी अगर आप लेना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होगा, तो सबसे पहले आपको अर्थ में ये वाला लाइन जानना होगा। इसी को हम कहते हैं अक्षांश। लेकिन पृथ्वी घूमती है इसलिए इस पूरे लाइन पर एक साथ सूर्योदय कभी नहीं होगा, और सूरज स्थिर है और ये ऐसे घूम रहा है तो एक ही जगह एक टाइम नहीं होगा। इसके लिए हम लोग इस रेखा को भी पढ़ेंगे। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, एकदम डिटेल्स पढ़ेंगे इस बार, और इसको कहते हैं लैटिट्यूड। उसके बाद हम जानते हैं कि पृथ्वी के 0 डिग्री और इधर 180 डिग्री ईस्ट और इधर 180 डिग्री वेस्ट, क्योंकि हम जो है 360 लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो अब जरा सोच के देखिए
कि 180 डिग्री ईस्ट ईस्ट के राइट हैंड में चले जाएंगे, ये दोनों लाइन एक ही है, तो यहां पहुंच जाएंगे। अगर इसके लेफ्ट में चले जाएंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। तो इस लाइन पर यहां से यहां होने में 1 घंटा लगेगा, यहां से यहां होने में 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम। तो यहां पर टाइम नहीं देखना है, जबकि सन को एक मतलब पृथ्वी को जो चक्कर लगाया उसको स्थिर मान लीजिए, तो सन को एक बार यहां पहुंचने में 24 घंटा लगेगा। इसीलिए हम इस लाइन पे कहते हैं कि बाबू यहां से अगर इधर जाओगे तो डेट बदल जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। या यहां से इधर आओगे तो डेट बदल जाएगा। ठीक है, जाहिर है कि ये वाला भाग पूरब है और ये वाला भाग पश्चिम है, तो पश्चिम के तुलना में पूरब का डेट 1 दिन आगे होगा, अब पूरब के तुलना में पश्चिम का डेट 1 दिन पीछे होगा। इसी पर डिफरेंट तरह का जो है हम लोग पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, सवाल जवाब। तो ये चैप्टर है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इंटरनेशनल डेट लाइन। उसके बाद हम सब जानते हैं कि जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भ्रमण करती है तो एक ऐसे भ्रमण करती है, एक जो है वो ऐसे भ्रमण करती है। तो ये परिक्रमा कर रहा है तो परिक्रमण, और ये जो है ये अपने ही इस पे घूम रहा है तो परिभ्रमण। ठीक है, तो हम लोग जो है पृथ्वी के इन दोनों गतियों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, हम लोग उन चीजों को यहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ये सब सामान्य भूगोल के अंदर सिलेबस के हिसाब से आ रहा है। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब आंतरिक संरचना का जरूरत इसलिए है जानने का, सबसे पहले तो ये समझना है कि सेंटर पर पहुंचने में हम 6378 यानी 6400 किलोमीटर के आसपास का दूरी तय कर लेते हैं। हमारा जो सबसे गहरा खान है माइंस, वो 2.1 किलोमीटर मैक्सिमम है। अब तक 1.9 चल रहा था, 2.1 किलोमीटर मैक्सिमम है। तो आप ये बताइए कि पृथ्वी के अंदर घुस के कितना देखे हैं? 6400 किलोमीटर के सामने 2 किलोमीटर देखे, तो कितना जानकारी है प्रत्यक्ष कि पृथ्वी के अंदर क्या है, डायरेक्ट छू करके कितना जानकारी ली है। तो इसीलिए हम लोग 2 भाग में बांटेंगे कि पृथ्वी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत क्या है। ठीक है ना, जो हम अनुभव करके पृथ्वी के बारे में जान रहे हैं वो इनडायरेक्ट कैसे जानेंगे। तो जैसे कि कल ही आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे सौरमंडल, तो उसमें क्या पढ़े कि बड़ा वाला उल्का कई बार जमीन पर गिरता है तो पूरी तरह से जलता नहीं। तो अच्छे तो है, अगर हम सौरमंडल का ही सब भाग हैं तो जो उल्का गिरा है तो वो चीज हमारे पृथ्वी के अंदर भी है, उसमें जो कुछ भी है तो उसका अध्ययन करके हम जान लेंगे इसके अंदर क्या है। कई बार जब पृथ्वी से ज्वालामुखी फूटेगा और लावा बाहर निकलेगा तो उस लावा के ठंडा होने के बाद उसका डायरेक्ट अध्ययन करके हम बिना अंदर गए समझ लेंगे कि पृथ्वी में क्या है, क्योंकि लावा मेंटल में बनेगा। और मेंटल का मतलब हो गया मिनिमम 70 किलोमीटर से नीचे तो जरूर, 100-125 किलोमीटर पर जाके मैग्मा बनता है। तो उतना मैटर को अपने साथ लेके वो आ रहा है, जो जो उसके संपर्क में आया या तो जला दिया या तो गला दिया या तो घोल लिया, लेकर के ऊपर आ गया। तो हम उस लावा का अध्ययन करके जान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो हम लोग पहले प्रत्यक्ष तरीका को देखेंगे, उसके बाद हम लोग अप्रत्यक्ष तरीका को देखेंगे। अप्रत्यक्ष का मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर कैसे कैसे बढ़ेगा,
बढ़ना तो है ही, क्योंकि जब सेंटर लावा मैग्मा अंदर से आया उतना गर्म है, इसका मतलब नीचे गर्मी ज्यादा है। तो हम अंदर जाएंगे तो कैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो जानेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तब प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, वो भी हम पीवी बराबर एनआरटी से जान सकते हैं। ठीक ना, दबाव बढ़ेगा कि घटेगा, तो वो सब देखे। और उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि अब उस अंदाज पर अलग अलग लोगों की संकल्पना, ये तो सबसे नया है। तो 3-4 जो ज्योग्राफर हैं उन्होंने क्या क्या कहा है, डाली का क्या कहना है, तो किस तरह से बताया कि पृथ्वी में क्या है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन जो लेटेस्ट है, जो सिस्मिक वेव के आधार पे पृथ्वी के बारे में बता रहा है, वो जो कहता है कि पृथ्वी को 3 भाग में बांटेंगे, तो हम लोग इसी 3 भाग को देखेंगे। और यही चैप्टर आपके उस बुक से शुरू हो जाएगा। फिर जो है हम आपको पीपीटी वाला क्लास नहीं पढ़ाएंगे। ये जो है कोर है, ये मेंटल है, और ये जो है क्रस्ट है। इन चीजों को डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग, कितना किलोमीटर, डेंसिटी का क्या होता है। तो ये जो आप 2, 2, 4, 1, 5 चैप्टर अभी सुने, इसको हम लोग जनरल ज्योग्राफी के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग आगे देखें, अभी जनरल ज्योग्राफी के अंदर खत्म नहीं हुआ है, और भी देखते हैं। तो जनरल ज्योग्राफी में ही सिलेबस में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं, भूकंप के बारे में पढ़ते हैं, चट्टान के बारे में पढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये सब अब पीपीटी वाला क्लास नहीं, जो ऑथेंटिक किताब है उसके, जो है जैसे आपको पर्यावरण पढ़ाए थे ऑथेंटिक किताब से। लेकिन यहाँ जानकारी के लिए कि भाई ज्वालामुखी है, तो हम लोग ज्वालामुखी के बारे में जब पढ़ेंगे तो पहले प्रकार जानना होगा। तो अब तक हम लोग जागृत, सुषुप्त ये सब पढ़ के छोड़ दिए हैं, नहीं, प्रकार में प्रकार वो बताएंगे। तो ज्वालामुखी जो है कहां पर उत्पन्न हो रहा है, उसके आधार पर भी हम लोग बांटते हैं कि अत्यंत गहराई वाले ज्वालामुखी, कम गहराई वाले ज्वालामुखी, देख रहे हैं ना, ऐसे करके बांटते हैं। ज्वालामुखी का कैसे प्रस्फुटन हुआ, एक पाइप के माध्यम से हुआ, कि फीसर, फाट जिसको कहते हैं गुजराती में, ये पूरा जमीन फाड़ दिया। ठीक है, तो ये जो है ज्वालामुखी के अलग अलग प्रकार हैं, उसी तरह भूकंप के अलग अलग प्रकार हैं। आपको उसी तरह देख लीजिए, अगर चट्टान कहेगा तो आप क्या करते हैं, चलो भाई पढ़ लो, आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ये हो गए। सो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, हम इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन हकीकत में जब आप अग्नुकृत चट्टान या आग्नेय चट्टान पढ़ते हैं तो एक बार जरा केस समझ के देखिए। तो एक बता रहे हैं आपको, आइडिया अपने लगेगा कि आगे और क्या पढ़ना। उसका नाम आग्नेय क्यों कहे, क्योंकि ये अग्नि से बना है। इसका मतलब कि जो मैग्मा है वो जब ठंडा हो करके ठोस रूप धारण करके चट्टान का रूप धारण कर ले, तो हम उसको कहते हैं आग्नेय चट्टान। तो अब जरा अपने आप देखिए, आग्नेय चट्टान का प्रकार आपको पता लग जाएगा। एक है एक्सट्रूसिव, बाह्य आग्नेय चट्टान। जब मैग्मा जमीन से बाहर आ जाए, उसके बाद जमीन के बाहर आके हवा के संपर्क में आके धीरे 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 ठंडा होकर के जो है चट्टान बने, तो क्या हुआ, बहिर्जात, बाहर निकल गया।
और एक है इंट्रूसिव, अंतर्वेधी, जमीन के अंदर ही रह गया और धीरे धीरे ठंडा हो गया। कैसे? तो 100 किलोमीटर पे, खाली अभी के लिए ध्यान रखिएगा, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड था तापमान, ठीक। और 1 से लेके 100 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर अगर आप अंदर जाते हैं तो इससे क्या पता चला कि 12 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 80 किलोमीटर पे ऊपर आ जाएं तो 960 हो जाएगा 1200 की जगह पर। देखिए तो उसके तुलना में तापमान कितना कम हो गया। अच्छा, अगर हम 10 किलोमीटर की गहराई में ही रहें तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हुआ। तो ये जो मैग्मा 1200 डिग्री टेम्परेचर से निकला था, मान लीजिए यहां पृथ्वी है और ये मैग्मा इस जगह पर ही जो है ठंडा हो गया, ऐसे ये गहराई 10 ही किलोमीटर हो, 1200 डिग्री टेम्परेचर वाला चीज 120 के सामने तो ठंडे न हो जाएगा, क्योंकि 1200 से आ रहा है 100 में। तो बोलिए ये इंट्रूसिव हुआ कि नहीं? ये जमीन के अंदर ही ठंडा हो गया। तो इसीलिए इग्नियस रॉक दो प्रकार का हुआ। अब इसमें फिर भाग करते जाइए, एक बहुत गहराई में ठंडा होगा प्लूटोनिक पाताली, एक बीच में होगा मध्यवर्ती हाइपरबिसल। खाली महसूस करते जाइएगा कि एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़े होते, अब कितना डिटेल्स आप पढ़ने जा रहे हैं, कितना ज्यादा जो है उसके सामने विस्तार हो गया अचानक। इसीलिए एकाक आपको दिखा रहे हैं, ऐसे ही परतदार खुल जाएगा, परत तो और खुलेगा, नामे है परतदार। तीसरा तो रुपये बदल दिया, बहुरुपिया है, कभी अग्निकृत था तो क्या रूपांतरित हो गया, कभी परतदार से रूपांतरित हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि उसके प्रकार को आप पढ़ेंगे। और अर्थ का मूवमेंट, किसी भी आदमी का मूवमेंट दो प्रकार का होता है। एगो होता है कि आदमी खड़ा है और वहां पर एगो जो है खिलौना वाला सांप फेंक दीजिए, उसका मूवमेंट देखिए कितना तेज होता है, भागता है कि नहीं। आजकल फेसबुक में आता है ना, गिरते पड़ते भागता है, प्रैंक जिसका नाम है। तो एक हो गया सडन, इसको कहे अचानक, वो क्या है? ये दोनों, भूकंप और ज्वालामुखी, वो अचानक आपको पता ही नहीं चलेगा। एक है कि आदमी धीरे 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 जो है अपना मूवमेंट करता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक जमीन है, यहां पे धीरे धीरे ताकत लग रहा है, लगते 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 क्या हुआ, ये ऐसे बन गया पहाड़, ठीक ना। ये देखिए, ये एक चट्टान था। अब किस प्रकार का बनेगा पहाड़ वो बाद का मतलब है। यहां पर फोर्स लगा इतना ही दूर में, लेकिन धीरे धीरे लगा वो फोर्स, और ये ऐसे ऊंचा उठ गया, एक ब्लॉक ऊपर उठ गया। देखिए तो ये ब्लॉक पर्वत हो गया, ब्लॉक माउंटेन। अगर ऐसे करके लग जाए इसमें ताकत, तो कभी रबर को ऐसे करके दबा के देखिए, आपको अपने पता लग जाएगा कि ये धीरे धीरे ऐसे मुड़ना शुरू होगा, और ये धीरे धीरे ऐसे मुड़ते मुड़ते अंत में ऐसे मुड़दार पर्वत बन जाएगा, फोल्डेड माउंटेन। तो क्या देख रहे हैं, एक को कहते हैं स्लो और एक को कहते हैं सडन। तो स्लो मूवमेंट से क्या क्या बनता है, सडन मूवमेंट से क्या क्या बनता है, इन सब चीजों को देखेंगे। और चट्टान पर ही आधारित है मिट्टी, कई बार पढ़ चुके हैं, आधारभूत चट्टान तय करता है। तो चट्टान के बाद फिर सॉइल, मिट्टी कैसे बनेगा, किस प्रकार की मिट्टी होगी, उसमें क्या गुण होगा, ये यहां जानेंगे। और तब भारत के भूगोल में मिट्टी का वर्गीकरण इसके आधार पे कर पाएंगे।
यहाँ इंटरनेशनल वर्गीकरण होगा कि ये गुण होगा तो उसको पर्डसोल कहेंगे, तो ऐसे करके इसका यहाँ पे नाम आएगा। ठीक है, अब आइए, तो आपका यहां तक जब आप पढ़े तो इसको कहते हैं जनरल ज्योग्राफी। अगर आप इतने दूर के हिसाब से चलेंगे तो एक प्रश्न कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। मतलब यहां तक की दूरी तय हुई तो एक प्रश्न आपका पक्का है कि आ ही जाएगा। ठीक है, अब आइए, पीटी में, मेंस में तो ज्यादा भी आ सकता है। अब जहां से फिजिकल ज्योग्राफी शुरू होता है, हम बार बार आपको यही समझा रहे हैं कि ये ओरिजिनल क्लासिफिकेशन नहीं है, ये आपके सिलेबस को देखते हुए क्लासिफिकेशन किया गया है, वरना वहां तो आपको नाम बोल ही गए कि फिजिकल ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी आता है। ठीक है, हाँ, ये जनरल वाला में एक और याद रखिएगा, इसमें एक छूटा है ब्रह्मांड, इसी में एक ब्रह्मांड भी आएगा। अब आइए, भौतिक भूगोल को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक है स्थल मंडल, एक है वायुमंडल और एक है जलमंडल। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। यहाँ व्याख्या क्या करें, अगला चैप्टर ही अगला आने जा रहा है आपका पीपीटी की स्लाइड की, स्थल मंडल में क्या क्या पढ़ना है। तो स्थल मंडल में जो पढ़ना है वो समझिएगा कि इस पृथ्वी पर क्या क्या बना है। सबसे पहले हमको हिंदी का उच्चावच शब्द को समझना है या अंग्रेजी के रिलीफ को। उच्चावच का मतलब क्या होता है, नहीं तो फिर ये घूमते रह जाइएगा, प्रथम श्रेणी का उच्चावच, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच, तृतीय श्रेणी का उच्चावच। तो पहले उच्चावच का मतलब, तो हम हमेशा कहते हैं कि जब कुछ नहीं समझ में आए तो अपने भाषा को कमांड करिए, आपको सब कुछ निकल कर चलाएगा। इसको 2 भाग में संधि करके देखिए, उच्च और अवच मिलकर बना उच्चावच। अब उच्च का मतलब हुआ ऊंचा और अवच का मतलब हुआ नीचा। तो इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा क्या हो सकता है, पर्वत, माउंटेन। इस पृथ्वी पर सबसे नीचा क्या हो सकता है, ट्रेंच या डीप, खाई, समुद्र के अंदर। यहां से लेकर के यहां के बीच में जो आ सकता है, पठार भी आएगा, उच्च प्रदेश, मैदान भी आएगा, द्वीप भी आएगा, झील भी आएगा, जो कुछ भी आ सकता है, घाटी भी आएगा, उन सब को कहते हैं उच्चावच। तो सबसे ऊंचा और सबसे नीचा के बीच में जितने प्रकार की आकृति है पृथ्वी पर, जब उसको सामूहिक रूप से हम एक शब्द बोलते हैं रिलीफ, उच्चावच, या आप गुजराती में कहते हैं भूमि आकारो। क्लियर हो गया। अब कह रहा है तो भाई 3 बार में यहां पे रिलीफ बना है इस पृथ्वी पर। सबसे पहले क्या बना, तो उसको कहेंगे प्रथम श्रेणी। उसके बाद क्या बना तो उसको कहेंगे द्वितीय श्रेणी। उसके बाद क्या बना तो कहेंगे तृतीय श्रेणी। अपने आप आपको निकलेगा कि क्या है, तो प्रथम श्रेणी का उच्चावच, ये पीटी में कई बार यही प्रश्न आ जाता है। तब प्रथम श्रेणी का उच्चावच का मतलब हुआ कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले सबसे ऊंचा चीज क्या बना सबसे पहले, और सबसे नीचा चीज क्या बना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पहले मकान का आधार बनता है, उसके बाद कोई बिल्डिंग बनता है। ठीक, तो ऊंचा चीज जो भी है आज इस पृथ्वी पर खड़ा, उसका आधार क्या है। पर्वत अगर है
उसका आधार वो भले अंदर तक है, लेकिन ऐसे बाहर से देखिए तो दो ही चीज है, या तो वो कॉन्टिनेंट पे खड़ा है, महाद्वीप पे, और या तो कोई समुद्र के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संसार में सबसे पहले दो ही चीज बना है, ऊंचा और नीचा। एक बना है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, और एक बना है ओशन, महासागर। सबसे पहले इस संसार में यही बना है, इसके बाद ये कुछ बना है। ठीक है, इसका मतलब कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक ना, इस पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर बना कैसे। तो दो प्रकार के लोग ज्योग्राफी में इसको सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि एक है हीट लॉस का थ्योरी, उष्मा ह्रास का नियम, कि भाई पृथ्वी इतनी गर्म थी, गर्मी के कारण जो है वो अपने उष्मा को लॉस किया। अब उसमें फिर लोग अलग अलग थ्योरी देंगे कि उष्मा को अगर लॉस करेगा तो क्या होगा, ठंडा जैसे होगा, उसके मॉलिक्यूल आपस में सिकुड़ते जाएंगे, तो बीच में स्पेस बच जाएगा। पहले पूरे जगह उस सब कुछ था, धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा तो स्पेस बच जाएगा, वो स्पेस ही है आज का गड्ढा। गर्मी के कारण जो वाष्प, जलवाष्प गया हवा में, वो बार बार बारिश कराया, उससे गड्ढा भरते गया और वो आज बन गया समुद्र। कोई और थ्योरी बोलेगा, कोई तीसरा थ्योरी बोलेगा, लेकिन सबका अंतिम यही होगा कि पृथ्वी ने अपनी उष्मा का ह्रास किया, और वो ह्रास जो है वो क्या हुआ, बादल बना, बादल बारिश कराया, अब उसी से आज ये गड्ढा भरा है। एक है मोशन संबंधी सिद्धांत। अब मोशन में कोई कहेगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट खिसक गया, सब साथे था, कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट जो है ऐसे करके खिसका और यहां आज बन गया है सागर। कोई कहेगा ऐसे था, ये कॉन्टिनेंट दो ऐसे खिसका, ये हो गया अटलांटिक, एक तरफ जो है आपका दक्षिण अमेरिका और एक तरफ अफ्रीका। अलग अलग प्रकार का थ्योरी देगा। कोई कहेगा कि ना, ये जो है गलत है, कॉन्टिनेंट कहीं खिसकता है, इतना बड़ा चट्टान कोई खींच लेगा। कहेगा क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नहीं, वो तो तैरता है, नीचे वो लिक्विड है, वो लिक्विड में तैर रहा है, तैरने में कोई कहीं चला जाता है। तीसरा क्या बोलेगा, पगला गए हो क्या जी, प्लेट पर टिका है सब आपस में, और प्लेट जो है आपस में गतिशील है, प्लेट कभी दूर जाता है, कभी नजदीक आता है। तो ऐसे करके आपको महाद्वीप और महासागर कैसे बना, ये और आज से दिमाग में सेट रखना है। यूपी पीसीएस का एकदम पेटेंट सवाल है कि निम्न में से प्रथम श्रेणी का उच्चावच किसको कहते हैं। तो किसको कहेंगे आज के बाद, तो प्रथम श्रेणी का उच्चावच जो है केवल और केवल महाद्वीप और महासागर ही कहलाएगा। ठीक है, अब कहता है द्वितीय श्रेणी का उच्चावच, यानी महाद्वीप और महासागर के बनने के बाद इस पृथ्वी पर दूसरा क्या बना है। तो पढ़ेंगे अभी, महाद्वीप और महासागर के बनने के बाद इस पृथ्वी पर, देखिए, अरे ये तो आ ही गया, महाद्वीप की उत्पत्ति और भू संतुलन का संकल्पना, ये चार चीज बना है इस पृथ्वी पर। पर्वत यानी माउंटेन, पठार, प्लेटू, मैदान, प्लेन, और झील, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेक। तो दूसरी बार इस संसार में जो बना वो यही चार है।
पर्वत किसको कहेंगे, पर्वत कितने प्रकार का होगा, फिर वो प्रकार जो आप पढ़े हैं वो एक प्रकार है, ऐसा नहीं। ऊंचाई के आधार पे अलग, निर्माण के आधार पे अलग, तो अलग अलग प्रकार से इसका वर्गीकरण हम लोग करेंगे। वैसे ही पठार का वर्गीकरण, मैदान का वर्गीकरण और झील का वर्गीकरण। अब कहता है तृतीय श्रेणी का उच्चावच, यानी कि जब ये दोनों बन गया तब अब क्या हुआ। पहले आपका जन्म हुआ, प्रथम श्रेणी का उच्चावच, महाद्वीप और समुद्र के जैसा, पहले आप इस संसार में आए। अब आप क्या है, अभी आप द्वितीय श्रेणी का उच्चावच बना रहे हैं। कोई बहुत ऊंचा होइएगा प्रधानमंत्री, कोई से थोड़ा नीचा होइएगा सेक्रेटरी आईएएस, कोई उससे नीचा होइएगा भाग्यलक्ष्मी, सोते सोते जो है जूनियर क्लर्क बनेगी, उससे नीचा। तो क्या देख रहे हैं कि इसको कहते हैं कि जब आप अभी निर्माण की प्रक्रिया में है, ठीक है, तो आप पर्वत बन सकते हैं, पठार बन सकते हैं, मैदान बन सकते हैं, झील बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी, घसारा, अपर्दन। तो एक बार जब आप उच्चावच ऊंचा हो गए तो उसके बाद शुरू होता है घसारा, इरोजन। अब उसमें भी दिया है, एक है वेदरिंग, अपक्षय, और एक है अपर्दन। बता देते हैं क्या है। जब आप उस सरकारी नौकरी में जाइएगा जिसमें जोन ऑफिस में आप माने ज्वाइन करिएगा, उसी ऑफिस से रिटायर हो बाहर आइए। कलेक्ट्रेट नहीं बोलिएगा, माना अहमदाबाद के कलेक्ट्रेट में अगर आप गए तो अहमदाबाद के कलेक्ट्रेट से आप रिटायर होइएगा। कई लोग नहीं होता है, इस स्कूल में गए, मास्टर थे, उसी स्कूल से वो रिटायर होके आ गए। इसको कहते हैं वेदरिंग, अपक्षय। चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना वेदरिंग कहलाता है, अपक्षयन, ठीक है। कैसे होगा, तो किसी का रासायनिक अपक्षयन हो जाएगा, उम्र के पहले भी कोई आदमी पकड़ा जाएगा, नौकरी करते हुए घर चला जाएगा, ठीक है ना। कोई जो है घुल जाएगा, किसी आदमी की मृत्यु भी हो सकता है, 5 करोड़ आदमी नौकरी कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ भी है वेदरिंग, अपक्षय। अपर्दन क्या है, तो पहले आप जो है क्या कहते हैं आईएएस बनिएगा, गुजरात कैडर पाइएगा, यहां जब काम करिएगा तो आपको उठा के दिल्ली ले जाएगा, आपका देखिए मूवमेंट कराया, और दिल्ली में डिपोजिट, वहां जाकर के आपको रिटायर कर दिया। तो अपर्दन में क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, आपको जो भी चीज अपर्दन करेगा, अभी आगे पढ़ाएंगे, वो पहले आपको कुछ दूर ले जाएगा, ले जाके जो है वहां उस वस्तु को रख देगा, और आप यहाँ जो है अपर्दित हो गए, आपसे जो निकला पदार्थ वो हो गया अपर्दित। तो अपर्दन चक्र, साइकिल कैसे चलता है, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम और पैटर्न। देखिए जरा, पैटर्न किसको कहते हैं, नदी के बहने का, अलग अलग नदी का अलग अलग पैटर्न। देखिए आपको एक दिखाते हैं, ये एक मेन नदी है, ठीक है, इसमें एक सहायक नदी आकर के मिलती है, एक दूसरी सहायक नदी आकर के मिलती है, एक तीसरी सहायक नदी आकर के मिलती है, एक चौथी सहायक नदी आकर के मिलती है। जरा देखिए तो कि ये बहने का तरीका ऐसा लग रहा है कि पेड़ हो गया, वृक्ष, डाली, तो इसको कहते हैं वृक्षीय प्रतिरूप, इसको कहते हैं पैटर्न नदी का। एक नदी ऐसा होगा कि दो नदी पैरेलल बह रही होगी, दिमाग में लेना है, इस पार गंगा और उस पार ब्रह्मपुत्र, दो मेन नदी बह रही,
यहां से जो निकला वो सब इसका सहायक नदी, और यहां से जो सब निकला वो इसका सहायक। इस पैटर्न को क्या कहेंगे? ठीक है, एक ऐसा प्रतिरूप देखिएगा नर्मदा और सोन नदी कि एक ऐसा ऊंचा भाग है और इधर से ये नदी इधर चली गई और यहां से निकलकर ये नदी इधर चली। एक ऊंचा भाग है अमरकंटक, उसके पश्चिम से नर्मदा निकल करके गुजरात आ गई और ठीक बगले से सोन नदी निकलता है, बिहार चला गया। एक पैटर्न देख रहे हैं। एक नदी का पैटर्न ऐसा होगा कि ये कुछ भी हो सकता है, अलग अलग दिशाओं से इसी में आकर के नदी मिल रही, कई नदियां अभिकेंद्रीय, देख रहे हैं ना, सेंट्रिक, ये हो गया। अलग अलग नदी दिखाए, अभी कहां पूरा देखें, अभी एगो और देखिए प्रकार, पहले ब्रॉड। एक नदी है जो अपने ढाल के साथ बहती है, जैसे जैसे स्लोप होगा ना, भले नहीं सीमा के मिला, लेकिन यहां के बाद ना इधर ऊंचा था तो ये ऐसे हो गया, फिर इधर ऊंचा था तो ये ऐसे हो गया, यानी स्लोप के साथ बहती है। ठीक है, एगो नदी ऐसा होगा, क्या कहते हैं, सतलज, जो उसको काट देगा। समझ गया ना, सतलज अगर चाह लेता तो भारत में प्रवेश करने के पहले ऐसे घूम जाता, ठीक ना, यहाँ हिमालय है, कहा नहीं तुम्हें काट देंगे हम, हिमालय को काट के इंडिया में प्रवेश कर गया। ठीक ना, तो एंटीसीडेंट और डिसीडेंट ऐसे करके दो प्रकार होता है। अब मजा आ रहा है ना एनसीईआरटी के बाद? अभी आप कुछ नहीं, आप लोग कॉन्फिडेंस में आ गए थे क्या? एनसीईआरटी पढ़े, अब तो भूगोल के ज्ञाता, अब स्ट्रेबो, प्लेनी, प्लीनी सबको बुला लेना है, आओ तुमसे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए अभी इसको कहते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम किसको कहते हैं, और ड्रेनेज पैटर्न क्या है, अपवाह का प्रतिरूप क्या है। तो अब आइए, अपवाह में आता कौन है, तो नदी। अब नदी क्या क्या कर सकता है, तो नदी दो चीज करेगा, या तो अपर्दन करेगा, इरोजन, घसारा, उस घसे हुए को कहीं ले जाके रखेगा, निक्षेपण करेगा। तो घसारा जब नदी करेगा, इरोजन, तो क्या होगा, अभी खाली समझाने के लिए बता रहे हैं, एक ऐसा बनेगा आकृति वैली का, देखिए वी जैसा, इसको कहेंगे वी आकार की घाटी, वी शेप वैली, और इसी में गॉर्ज और कैनियन का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए वी शेप वैली बना, और इसी में गॉर्ज और कैनियन कैसे बनेगा, तो ये एक कठोर चट्टान, इसके बीच में ये मुलायम चट्टान, इसके बीच में ये कठोर चट्टान, नदी इसके बीच से बहा तो इतने चौड़ा काटेगा ना, इतने को जो है काटते काटते नीचे चला गया, ये हुआ गॉर्ज। इस कठोर चट्टान के ऐसे परपेंडिकुलर, ये है पैरेलल, मुलायम चट्टान हो, तब जो नदी बहेगी, और अब जो इसको काटेगा नीचे चला जाएगा इरोजन करके, तो पहला वाला में इतना चौड़ा और दूसरा वाला में इतना चौड़ा, जो इतना चौड़ा है वो हुआ गॉर्ज, और यहां क्या था, ऐसे था मुलायम चट्टान, तो वो इतना काट दिया तो ये हो गया कैनियन। तो नर्मदा नदी कैनियन बनाएगी, गंगा नदी गॉर्ज बनाती है। नदी के अपर्दन से एक एक स्थलाकृति पढ़ाएंगे, एगो आपको समझाए कि देखिए ऐसे बनता है। ठीक है, नदी जब निक्षेपण करेगा
तब तो सबसे बेहतरीन वाला जो पार्ट है वो है डेल्टा। यहां पर क्या हुआ, निक्षेपण किया, अब नदी ऐसे बहने लगा, यहां निक्षेपण किया, नदी ऐसे बहने लगा। देख रहे हैं चिड़िया पंजाग जैसा ये दिखने लगा, इसको कहते हैं डेल्टा। तो नदी अपने अपर्दन के द्वारा जितनी आकृति बनाती है, वो अब तक तो हम अपने नोट से ही पढ़ाते थे, इस ऑथेंटिक किताब से इस बार पढ़ाएंगे, एक एक लाइन समझाएंगे। वो और नदी अपने निक्षेपण के द्वारा जो जो आकृति बनाता है, वो जब पढ़ेंगे तो अभी कहां से खत्म होगा। अब आता है तृतीय श्रेणी का उच्चावच। तृतीय श्रेणी में पहले वेदरिंग पढ़ेंगे, फिर साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ेंगे, फिर ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न पढ़ेंगे, फिर रिवर एंड फ्लूएबल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे। अब आइए कार्स्ट ट्रोपोग्राफी। देखिए ये है पूरा का पूरा एक ऊंचा भाग, इसके अंदर जो है भरा हुआ है चूना पत्थर। ठीक है, जमीन के अंदर से पानी बह रहा है तो चूना पत्थर को घोलते जाएगा घोलते जाएगा। ठीक है, ये अभी ऐसे ऊंचा था, जब इसका पूरा चूना पत्थर घुल जाएगा तो ये धपाक से बैठ जाएगा। क्या बन गया, मैदान। इसको कहते हैं कास्ट प्लेन, गुजराती में कहते हैं चुनालू मैदान। ठीक है ना। देखिए एक जो है ऐसे भरा हुआ चूना पत्थर है और इसके अंदर से भूमिगत जल बह रहा है। ठीक है, कि जल यहां घसारा कर दिया वो बता रहा है। तो इस चूना पत्थर को ये बहता हुआ जल क्या करेगा, घोलेगा अपने। ये छेद जो है, अगर इसके नीचे कहीं ऐसे गुफा हुआ तो क्या होगा, ये चूना पत्थर ऐसे नीचे घुल के बूंद बूंद गिरना शुरू होगा। अब यहां पर गिर रहा है, देखिए कि इस बोर्ड में कितना मजा आता है। यहां पर गिरते गया गिरते गया गिरते गया, यहां भी ऐसे जमते गया, ये दो आकृति बन गया खंभा जैसा, चूना पत्थर का खंभा है। बस ये बन गया उस सिनेमा का सलमान खान जो ऐसे लटका हुआ है और दूगो बच्चा जो है उसके गोड़ में लटका हुआ था। वो सिनेमा था, हस्ती सोच रही है कौन बोला था, हमको भी नाम नहीं याद है लेकिन देखे थे। क्या नाम था बताइए। अच्छा, हमको नाम नहीं याद आ रहा है, लटका हुआ था ऐसे। सलमान खान लटका हुआ था तो उसका लेग बेचारे एक टाइट था कि गिरेंगे तो मर जाएंगे। तो जो लटका हुआ है उसका लेग टाइट, जो खड़ा है उसका लेग माइट, थोड़ा आराम से है वो। जरा भी नहीं हिल रहा है, सामने सांप आ गया था सलमान खान के, फिर भी जो है वो ऐसे जो है हिल रहा है सांप, बेचारा चुपचाप खड़ा है कि क्या होगा। तो स्टे रुका हुआ है, कि लटकती आकृति स्टे लेग टाइट, और नीचे से ऊपर उठी आकृति स्टे लेग माइट। इन सब आकृति के बारे में आपको जो है पढ़ाएंगे। ये जो है बनता है चूना पत्थर के क्षेत्र में। उसी तरह समुद्र जो है उससे कौन कौन बनेगा, पवन से कौन कौन बनेगा, ये यहाँ हम सिलेबस में रखे हैं, पढ़ाते समय इसको उठा के जल मंडल में डाला जाता है, समुद्र के द्वारा आकृति है, लेकिन यहाँ यही रखेंगे पवन के कार्य। अब पवन भी घसारा करेगा, पवन भी अपर्दन करेगा। देखिए कैसा अपर्दन करेगा पवन। ये एक चट्टान था जिसका नीचे वाला भाग कमजोर था, ऊपर वाला भाग मजबूत था। तो नीचे वाला भाग में घसारा हो जाएगा जल्दी, ऊपर वाला में देर से होगा।
तो थोड़ा दिन बाद ई वाला पार्ट अलग हो जाएगा, हवा तेज बह रही है इसके ऊपर। जब थोड़ा दिन बाद देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। पहले यहां समझा रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला घसारा हो गया। लेकिन हकीकत में ये जो है दिखता कैसा है वो बता रहे हैं। हकीकत में ये पूरे हटा के बताते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि ये अब बन तो गया है ऐसा। चलिए, ये बन तो गया है अब ऐसा, लेकिन ये तो रेखा चित्र है ना। हकीकत में ये बन गया है ऐसा, कट उठ के ऊपर भी जो है ये कैसा लग रहा है, मशरूम, कुकुरमुत्ता की तरह। लेकिन है ये चट्टान, तो या तो इसको मशरूम रॉक कहिए, ठीक है ना, या नहीं तो इसको छत्रक शिला कहिए, छाता के जैसा है। तो पवन जो है ना वो ऐसे ही सब बनाता है। ये देखिए, निक्षेपण किया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसको कहते हैं बरखान, ठीक है ना। तो पवन अपर्दन से कितनी आकृति बनाया, निक्षेपण से कितना बनाया। देखिए वो अपर्दन से और कैसा बनाता है। ये पूरा पहाड़ पर्वत, ये चट्टान है, जहां जहां कमजोर है वहां छेदा कर दिया। क्या हो गया, खिड़की हो गया। छेदा कौन किया है, पवन, तो विंड विंडो। तो ये जो है पवन खिड़की। तो ऐसे करके जो है पवन से भी बनता है, और इसी तरह ग्लेशियर के भी अपर्दन से और ग्लेशियर के निक्षेपण से कई आकृतियां बनती हैं। जैसे यहां से ग्लेशियर अगर चला तो यहां पर जो है वो, यहां जो घसारा किया था पहाड़ पे, उसको इरोजन, उसको यहां डिपोजिट कर दिया, ठीक है ना। एक ऊंचा टीला जैसा लगने लगा, इसको कहते हैं मोरेन। एगो यहाँ टीला बनाया, अभी टीला धीरे 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 बड़ा करने लगा और डिपोजिट कर दिया यहाँ। अब ये इतना बड़ा हो गया कि इसको आराम से 2 छड़ी लेके बजाइए, ड्रम के जैसा बजेगा, तो इसको कहेंगे ड्रमलिन, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं आप कि इस तरह से हम लोग अभी एक एक आपको उदाहरण खाली बता रहे हैं कि पवन से क्या होगा, हिमनद से क्या बनेगा, इस तरीका से हमको जो है यहाँ पे पढ़ना है। ये है तृतीय श्रेणी का उच्चावच। तो आज से दिमाग में ये रखना है कि अपर्दन और निक्षेपण से जो कुछ भी बना है वो कहलाएगा तृतीय श्रेणी का उच्चावच। और अपर्दन और निक्षेपण कर्ता कौन है, तो समुद्र, नदी, हवा और हिमनद। तो इन 4 से जो, और एक वो जो भूमिगत जल, अगर वहां चूना पत्थर है तो इनके अपर्दन से, इनके निक्षेपण से, यही सबसे बड़ा चैप्टर है भौतिक भूगोल स्थल मंडल का। खत्म नहीं होता है, लगेगा कि एक एक चैप्टर 3-3 4-4 दिन जा रहा है, 8-8 घंटा खाली नदिये पढ़ते रह गए।